1 घंटा सुमित मकड़ोली नॉन स्टॉप कि बोया पेड़ तो खजूर बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो जब जिसकी जैसी परिवेश और जैसी उसकी परवरिश करी गई है बच्चे की, रील कल्चर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लगा के इसको आप सुनना। एक पावर हाउस पे बैठे हो, आपके पास बैकअप है, आप ऑर्डिनरी हो, आप औरों से अलग हो, ये किसान परिवार के बच्चों के दिमाग में एक बात डाल दी गई है। सरपंच साहब, हमारे लोगों को जमीन के बिकने के बाद का जो पैसा आया गिनना तो आता है, उसको खर्चना नहीं आता, और उसी का नतीजा कहते हैं कि भाईचारे का प्रतीक है। भाईचारे का प्रतीक है। फिर जब तुम अपनी बेटी को के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हो तो वहाँ ये क्यों नहीं पूछते कि वह जिसको हम ब्याहने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ जो बटे वो बनेगा हमारा, हुक्का पी हुआ है कि नहीं पी हुआ है। गाँव में चूल्हे और आरे की जो संस्कृति हुआ करती, उससे भी अब धीरे धीरे गैप होता जाने लग रहा है। तो लगता है कि इस देश में महंगाई बस एक सिलेंडर की होती है और कोई चीज मतलब मैटर ही नहीं करती। देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे मेहमान एक बार फिर से सुमित मकड़ोली पूर्व सरपंच है। अभी पिछले दिनों हमने 2 बहुत बढ़िया पॉडकास्ट सरपंच साहब के साथ किए हैं, जिसका फीडबैक और रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आया, बहुत इंस्पायरिंग आया। कुछ लोगों ने तो फ़ोन करके बाकायदा ये रिक्वेस्ट की कि इस तरह की जो पॉडकास्ट है, इन विषयों पर जो ज़्यादातर सकारात्मक बातचीत होती है वैसे सुनने को कम मिलता है, तो आप करते रहिए। तो दोबारा से सरपंच साहब हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। और अपने हरियाणा टॉक्स के जितने हमारे दर्शक साथी हैं, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, उनको भी आपके चैनल और आपके माध्यम से राम राम नमस्कार पहुँचे। तो इस बार मैंने सरपंच साहब को विषय नहीं बताया है कि हम किस विषय में बात करेंगे, और सरपंच साहब इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहते हो। तो हम आपसे कोई समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा, एक मुद्दा जो मैं कई दिनों से सोच रहा था और अक्सर हम सभी प्रभावित हैं कि हरियाणा की पहचान जो है ना, एक बड़ी कर्मठ, मेहनती, ईमानदार, और या तो खेत में काम करेंगे या सैनिक के रूप में बॉर्डर पे रहेंगे या मैदान में रहेंगे। हमारी ज़्यादातर पहचान ये बेल्ट की नौकरी करेंगे, मतलब सीधा चलेंगे, सीधा बाणा, सीधा खाना। लेकिन 2026 का हरियाणा, बच्चे सुनते नहीं किसी की, माँ बाप परेशान हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस पे आप चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। बहुत बढ़िया विषय आपने चुना है कि मेरे ख्याल से पूरा फोकस आपकी जो बात का है वो हमारे यूथ की तरफ है, क्योंकि सारी कमान उन्हीं के हाथ में है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास। राजनीति हो, चाहे वो गांव देहात हो या वो घर परिवार हो, तो वो डिसीजन लेने में मुख्य कैरेक्टर उन्हीं का होता है। और जो चिंता आपने जाहिर करी ना, वो बिल्कुल प्रासंगिक है। और हरियाणा को जिस चीज़ के लिए जाना जाया करता, देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, हम अपने उस खान पान की संस्कृति से भी मतलब हमारा गैप होता जाने लग रहा है। आपको हैरानी होगी, मेरा गांव मकड़ोली रोहतक से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप एयर डिस्टेंस देखें तो 3-4 किलोमीटर होगा, बाय रोड अगर देखें तो उसको 5-6 किलोमीटर आप मान लो, 7 मान लो। तो मेरे गांव में जोमेटो से ऑर्डर जाते हैं। ये कितनी बड़ी मतलब विडंबना है हमारे हरियाणा की, कि जिसकी पहचान ही दूध दही के खाने, सरसों के साग से, बाजरे की रोटी से होती थी, वहाँ गाँव के लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके जोमेटो से, शहर से, रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं। मेरी नज़र में बड़ी चिंता की बात है। गांव में चूल्हे और आरे की जो संस्कृति हुआ करती, उससे भी अब धीरे धीरे गैप होता जाने लग रहा है। सबसे बड़ी भूमिका तो इसमें मैं राजनीति की मानूंगा। इन्होंने सिलेंडर की राजनीति इतनी भारी भरकम करी, हाई सिलेंडर इतना महंगा, हाई सिलेंडर इतना महंगा। मेरे को लगता है कि इस देश में महंगाई बस एक सिलेंडर की होती है और कोई चीज़ मतलब मैटर ही नहीं करती। उस सिलेंडर के बारे में एक नैरेटिव ये दिमाग में बिठा दिया कि सिलेंडर के बगैर काम चल ही नहीं सकता, और सिलेंडर हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। और सिलेंडर यानी कि गैस के चूल्हे के साथ रोटी पोना, उसी पे सब कुछ पकाना, ये माइंड सेट जब गांव के लोगों का भी हो गया ना, वो चूल्हे और हारे को छोड़ करके उस पर शिफ्ट हो गए।
अब हैरानी की बात यह है कि हमारे गांव देहात के लोग अगर बाहर कहीं घूमने जाते हैं रिजॉर्ट में, वहाँ उनको जाके तंदूर की रोटी और देसी खाना और घर की सब्जी लिखा होता है वहाँ पे। आप घर से निकल के गए हो बाहर रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट में खाना है, और वहाँ पे उन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा है कि थाली फूड है, एथनिक फूड, एथनिक फूड, रसोई रसोई, आप घर की रसोई, घर की रसोई। उसमें मेन्यू में भी बाकायदा इस तरह के जो चूल्हे की मेन्यू के रोटी। जो टाइटल डाल रखे होते हैं ना, है ना, हाँ। तो वो माँ के हाथ का स्वाद, मतलब आप अपने घर को छोड़ के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहाँ जाके अपने घर का टेस्ट ढूंढने लग रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये हमारे हरियाणा में ऐसा होने लग रहा है। जो गांव देहात की मिट्टी, खेत की संस्कृति, किसानी, देहाती से जुड़े हुए जो लोग थे, वो अपनी जड़ों से कट गए, और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होने लग रही हैं। आपने बीच में हल्की सी टिप्पणी करी थी कि ज़मीनें बिकने लगी, वहाँ से भी एक बहुत बड़ा संक्रमण फैल गया। हमारे लोगों को ज़मीन के बिकने के बाद का जो पैसा आया गिनना तो आता है, उसको खर्चना नहीं आता। और उसी का नतीजा ये है कि हमारा यूथ अनाप शनाप उनके हाथों में पैसा आ गया। उन्होंने संघर्ष देख नहीं रखा, कभी उनका पसीना निकला नहीं है, और उनके जो डिसीजन होते हैं वो भौतिकवाद और चकाचौंध से प्रेरित होते हैं। वो सारा का सारा जो बॉलीवुड जो गाइडलाइन उनके लिए जारी करता है ना, जैसे उनको बताता निर्देशित करता है ना, वे उसी को फॉलो करके उसी कल्चर में रमदम गए। भाई सरपंच साहब, आपने एक बड़ा मुद्दा अभी उठाया, बात कही कि हमारे लोगों के पास पैसा आ जाए तो खर्चना नहीं आता है। मुझे तो 10-15 साल पहले ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते थे कि कोई फौजी अपनी कई साल की नौकरी करके रिटायरमेंट आ जाए और इकट्ठा पैसा मिलता है, एक मुश्त पैसा मिलता है, तो गांव वाले फिर उसमें स्कीम बनाते कि इसका पैसा कैसे खर्च करवाया जाए, तो उसको इलेक्शन लड़वा देते हैं, उसको थपकी मार के, या फिर वो दान दिलवा देते, हाँ दान दिलवा, या फिर उसको कोई ट्रैक्टर की सलाह दे देते, वो आते नया ट्रैक्टर खरीदता या नई कोठी खरीद बनाता अपने गांव के अंदर। तो कुल मिला के वो तब तक नहीं मानता जब तक वो सारा पैसा लग नहीं लगवा नहीं देते। हाँ। तो ये तो होगी फौजी की बात। अब हमारे यहाँ जैसे आपका गांव है, आपका गांव में तो मकडोली, तो मुझे जैसी क्लिक करते हो तो मुझे मकडोली टोल याद आता है कि वहाँ भाई 55 रुपये या जितना भी है, 75 रुपये 65 रुपये वो लगते हैं गाड़ी के। तो मगा भाई मकडोली का मतलब टोल है, मकडोली का टैग ना वो है, नेम है, वो टोल के लिए हो गया, टोल के लिए हो गया। तो इसका मतलब वहाँ हाईवे निकले तो ज़मीनें भी बिकी होंगी, और ज़मीनें भी करोड़ों की होंगी। और किन की ज़मीनें बिकी हैं? वो गाँव वालों की बिकी हैं। एक तरफ शायद चमारिया है, आपके चमारिया, एक तरफ मकडोली है, छोटी मकडोली, बड़ी मकडोली। शहर का जो आउटर बाईपास गया है ना, वो मेरे गांव का काफी हिस्सा वो उसमें से क्रॉस होकर के गया है। तो वो और अकेले बाईपास नहीं, जब अपना हुड्डा साहब की सरकार थी तो उस दौरान जो सेक्टर 35, 36 और 36A, या जो अपना सन सिटी हाइट है वो 36A में है, तो वहाँ हमारे गांव वालों की काफ़ी ज़मीनें थी। लाडोत की हमारे परिवार हाँ, हमारे परिवार की भी ज़मीनें उसमें थी। हाँ। और तो वो जो करोड़ों रुपया मिला, कई गांव की, किसी एक गांव की बात नहीं है, वो जो करोड़ों रुपया मिला हमारे लोगों ने कहाँ खर्च किया? उसमें से आप ये मानो कि मेरे हिसाब से 25, 30, 35% मैक्सिमम लोग ऐसे किसान ऐसे रहे होंगे कि जिन्होंने उसका सदुपयोग या यूटिलाइज अच्छे से कर लिया, या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। जिनके परिवार में, उनके परिवारों में भी अगर किसी ने कर दिया ना, तो उसके पीछे भी मैं एक बात बताऊंगा, पूरा परिवार इतना मैच्योर नहीं था। उनमें से भी कोई एक भाई या काका, चाचा, ताऊ कोई ऐसा था जो उनके पैसे को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करवा गया। अदरवाइज तो ज्यादातर लोगों ने पैसा खराब कर दिया। खराब हो जाता है। नहीं, कहाँ किया, यानी कि पैसा कहाँ गया? 5-6 केस तो ऐसे हैं कि वो मतलब उनके हिसाब से तो उन्होंने डिसीजन ठीक लिया, लेकिन वो पैसा लेकर के अपने गांव से काफ़ी दूर दूर जाके ज़मीनें खरीद ली। राजस्थान में ले ली, किसी ने जमुना की तरफ ले ली, छत्तीसगढ़ में, किसी ने भाई दूसरे अलग अलग जगह पे दूसरे गांव में, हिसार की तरफ ले ली। और 5-6 केस तो मेरी नॉलेज में ऐसे हैं कि या तो उनका पैसा टोटल लॉस गया, या वहाँ पे झगड़े हुए, या उनकी ज़मीनें दबा ली गई, या कोई डिस्प्यूट था। और उधार वाला क्या, उधार रिश्तेदार उधार ले गए। उधार भी इसका एक पार्ट है। उधार में भी पैसा दे देते हैं। जिसको पता लगता है कि इस बंदे के पास पैसे आए तो सूंघते पहुंच जाओ उधार तो लेने वाले। गांव में एक बार पता लग जाओ कि इसके पास पैसा रखा है, और लालच देते हैं कि आपको दुगना ब्याज देंगे। हाँ, ब्याज देंगे, और
जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास अगर उसको कोई विजन नहीं होता कि भाई एकदम से पैसा तो आ गया लेकिन प्लान है नहीं कोई, अब उसका रेडियस, उसका जो सर्कल या जो उसका भाई है वो नहीं है, मतलब उसके पास ऐसा कोई प्लानिंग क्या कंसेप्ट कि मैं इस पैसे का क्या करूं, तो वो एकदम से उसको यही लगता है कि रखा रखा पैसा क्या करेगा, 2% का ब्याज तो आएगा, तो पैसा दाएं बाएं यहीं कहीं अपना फंसा दिया पैसा, और वो रिकवर होने में पैसे में काफ़ी दिक्कतें आती रहती हैं। तो अंडरस्टूड सी बातें हैं, अकेले उनका जिक्र नहीं है, व्यवहार तो अपने समाज में सोसाइटी में रहे बचे ही नहीं हैं। फिर बात आती है कि अपने मकान बनाए लोगों ने, मकान बनाना भी चलो मैं कोई बुराई नहीं मानता, लेकिन बुराई उसमें ये है कि वो पैसा आपकी ज़मीन ने बिकी है, वहाँ से पैसा आया है, और उस पैसे का कुछ हिस्सा, नॉमिनल सा हिस्सा आप मकान की सुधार में या मेंटेनेंस में या उसको और अपग्रेड करने में लगा देते, लेकिन नहीं, वो उन्होंने पैसा भी मकानों के ऊपर भी एक्सेस में होकर के लगाया। फिर बात आती है कि गाड़ी घोड़ा, बेटे की उम्र डिपेंड करती है कि कितनी हो रखी है। एक स्कॉर्पियो की ओर बताना। हाँ नहीं, वो मैं वही सी बात पे तो मारने लग रहा हूँ मैं उसी बात पे आऊँ कि बेटे की उम्र क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो उसकी उम्र है 15, 16, 17 साल, तो वो बाइक उसको चाहिए, बाइक भी छोटी मोटी नहीं चाहिए उसको, बुलेट चाहिए, R15 चाहिए, या और जो स्पोर्ट्स टाइप जो बाइक आती हैं। और बेटे की उम्र है 22, 23, 24, 25, तो उसको भाई स्विफ्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए। और वह बिल्कुल टोटल ही बच्चे की कोई डिसीजन लेना है, पिता या तो एक्सपायर हो रखे हैं या भाई सारा काम काज बच्चे को सौंप रखा है, और वो फैसले लेने में स्वतंत्र है और उसी को मैनेज करनी है सारी चीज़ें, और वो अपने फुकरी संगतों में अगर रहा है तो फिर वो आप वाली बात है कि ब्लैक स्कॉर्पियो आती है। ये तो पहला है। तो और कुल मिलाकर के चीज़ें उसके नतीजे बड़े घातक रहे हैं, और सबसे ज़्यादा घातक जो मैं चीज़ मानता हूँ ना, ये ज़मीन ने जो बिकने का जो कल्चर आ गया, वो कल्चर घातक है। कि चलो ठीक है, आपकी कुछ ज़मीन एक बार बिकी, उसका कुछ पैसा आ गया, लेकिन एक कल्चर भी तो डेवलप हो गया ना। आज से आप 25 साल 30 साल बैक चले जाओ, ज़मीन ने बेचना, लुक छिप के बेचा करते, बताने से कतराया करते, नज़रें झुकाया करते। अगर मजबूरी में, लाचारी में किसी ने कोई ज़मीन बेच दी, तो हमने ऐसे भी हालात देखे हैं कि बंदा गांव की बैठकों में गैप बना लिया, आने जाने से कतराने लगा, मुंह छुपाने लगा, अपराध बोध, उसको ये लगता है कि इतने मतलब कि ये तो पाप सा कर दिया हो। तो वो जो एक माइंड सेट था ना जमीनों के प्रति, जो अपने पणकार, जो उसके साथ कनेक्टिविटी थी, वो जमीनों को माँ कहा जाता, जमीन को माँ कहा जाता था, और उसको बेचना बेटी बेचने के जैसा गुनाह कहा जाया करता। ये हमारी परंपरा का हिस्सा थे गांव देहात और किसानी परिवारों के। तो मैं जो बात आपको कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो घातक हमारी सोसाइटी के लिए हुआ ना, और खासकर किसान परिवारों के लिए, उनके लिए रहा कि हमारा यह कल्चर सेट हो गया कि ज़मीन ने बेचना एक आम रूटीन का हिस्सा हो गई है। अब ज़मीन बेचना चुटकी का काम है। अब कोई किसी की परवाह नहीं करता, गांव में कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर के उसके रेट मोल भात आप पूछने लग जाते हैं, उसका मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि हमारी ज़मीन का क्या भाव है। और जो ज़मीनें नहीं भी बेचने लग रहे, एक मैं आपको और बात बता दूं, उनके बच्चों के दिमाग में भी ये रहता है, वो हमेशा ये कैलकुलेशन करते हैं कि मेरे 5 एकड़ ज़मीन है और मेरे 5 एकड़ ज़मीन का आज की बाजार की कैलकुलेशन मैं मतलब भाई 5 करोड़ का आदमी, मतलब वो भी इस बात को लेकर दिमाग में घूमता है। जिसने नहीं भी बेचनी उसके भी दिमाग में है। अब आप एक चीज़ बताओ, अब जिसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं 5 करोड़ का आदमी हूँ, कम से कम 5 करोड़ का, हाँ, अब मैं 6 करोड़ का आदमी हूँ, यानी कि उसको जब कभी भी वो इस बात के लिए तैयार है कि वो कभी भी 5 करोड़ को 6 करोड़ को वो कैश करने के लिए तैयार है। अदरवाइज तो आप एक चीज़ देखो कि गांव में पहले जो पुरानी हवेली होया करती या मकान होया करती या जो बारजे दरवाजे साड़ होया करती, जहां लोग उठा करते बैठा करते, क्या किसी ने मूल्यांकन करा कि भाई हमारा जो हवेली है क्या रुपया की होगी? कोई नहीं कर। जिसने जो चीज़ बेचनी नहीं उसका मूल्यांकन क्यों करेगा? वो बाजार भाव क्यों पूछेगा? उसकी बोली क्यों लगवाऊंगा? आज हर आदमी के दिमाग में। और अपने हरियाणा में तो सॉन्ग और गाने भी ऐसे आ गए कि 1.5 करोड़ के किले हमारे रोड पे, या फिर तेरे खातर किला डगाया,
ऐसे ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें जिक्र इस बात का है कि भाई जिसमें मतलब कि दिमाग में ग्लोरीफाई किया है। उसको ग्लोरीफाई ये कर दिया, उसके अंदर ये डाल दिया कि आपको ना स्किल की ज़रूरत है, ना आपके हाथ में हुनर होने की ज़रूरत है, ना आपको नॉलेज की ज़रूरत है, या ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके लिए ऑलरेडी आप एक तरह से सिक्योर हो, एक रील आपके कल्चर आ पीछे गया। आप एक पावर हाउस पे बैठे हो, आपके पास बैकअप है, आप ऑर्डिनरी हो, आप औरों से अलग हो। ये किसान परिवार के बच्चों के दिमाग में एक बात डाल दी गई है। सरपंच साहब, मुझे तो याद है कि आज से 20-25 साल आपने पहले बात की, तो उस समय मतलब जो पीढ़ी की शादी होती थी, लड़कियों की शादी होती, जब लड़के वाले छानबीन करते थे या जो लड़के या लड़की शादी होती थी, तो गांव में जाके ये पूछते थे, भाई ना कोई जमीन तो नहीं बेच रखी। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया था। उससे फिर वो असेस करते थे कि भाई ये कैसा परिवार है। लेकिन आज के दिन तो मैं कह रहा हूँ, एक और सरपंच साहब मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, एक हर गांव में ना हर गाड़ में एक वो पोड़ी होती है और उसमें कई कम बड़ाड़े छोरे युवा लड़के पूरी रात बैठे रहते हैं, ओके पी हुए हैं। ओके पी हुए हैं। यो क्या कल्चर आ गया, सुबह 3 बजे घर जा रहे हैं, 4 बजे घर जा रहे हैं, 2:30 बजे घर जा रहे हैं, और पूरी रात वो उस पौड़ी में बैठ कर करते क्या। गामा में पोड़िया के 2 कल्चर हो गए। पहले तो एक ही कल्चर होया करता जिसमें बड़े बूढ़े और बुजुर्ग होया करते गांव के, और वो बड़े अदब से रहा करते, उनकी बड़ी शान से रहा करते, और उनकी बातों से और उनकी संगति, मतलब जब बैठ के उनके साथ कन्वर्सेशन होया करती तो उनका अनुभव झलका करता। और जो यूथ था या जो नई उम्र का जो बच्चा था ना, वो उनसे गैप, एक होता है ना आदर भाव का सम्मान, वो एक गैप बना करके रखा करते। होक्का भरा होक्का उनके लिए होक्का भरा करते, होक्के की चलम को भाई साफ करना या होक्के को सफाई करना, उसमें पानी बदलना, पात्या ने बैठा करते। हाँ, पात्या ने बैठा करते। मतलब ऐसी बहुत सारी हमारी उसका कल्चर का हिस्सा। ये तो आपने सबने देखा हुआ है। तो वे कुछ पौड़ी तो वे अब भी बची हुई हैं, कुछ और वो जो कुछ पौड़ी बची हुई हैं जिनमें अदब और संस्कार बचे हैं ना, उसमें भी हमारे आज के यूथ ने घुसपैठ कर ली है। फिर आ जाओ आप दूसरे कल्चर की पौड़ी, जो जिसका जिक्र आपने करा, इस तरह की पौड़ी अड्डे कहूँगा मैं तो, पौड़ी नहीं, वो ऐसा भी हो सके कि वो गांव से 200 मीटर 400 मीटर खेतों में कोई कोठड़ा है, या आउटर में कहीं पे भी, या एक तरफ 10-10 15-15 20-20 बच्चों की झुंडली इकट्ठी होती है, वे ओड़ा होके पढ़ते रहे हैं। और वहाँ वो भी बहुत घातक, मतलब वो कंपनी है, और उसमें जो टीन एज के बच्चे भी उनकी जो शरण में जो चले गए ना, वो ये मान लो कि वो बर्बाद है। सॉफ्टवेयर तो उनका पूरा करप्ट कर देते होंगे। वो कुछ कर ही नहीं पाते। जो वहां चला गया, जिसको होक्का बैठकर बत्ते फोड़ने में मजा आ गया ना, वो अपने पंख फैला ही नहीं सकता, वो कुछ करेगा ही नहीं। उसको जीवन में जितना सुकून और आनंद इन चीजों में आने लग जाता है ना, उसको तो रोटी खाई, रोटी खाने मिल जाओ और होक्का पाड़ने मिल जाओ, बस इससे ज्यादा उसका तो आगे शटर डाउन है। और घर वालों के सिर पे चढ़ जाता है अगर कुछ उसको कह दे, टोक दे वो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सुन रहे? बच्चे सुन इसलिए नहीं रहे कि ये अलग, ये जो सन 2000 के बाद जो ये डिजिटल क्रांति आई है ना एकदम से, वो अगर वो धीरे धीरे अगर आता ना, वो चीज़ें होती तो वो एक अलग रूप से एस्टेब्लिश होती। लेकिन एकदम से, क्योंकि ऊपर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप देखोगे अलग अलग कंपनियां, दुनिया जानी कंपनियां, फ़ोन में भी अलग अलग गैजेट्स, जितने भी हमारी ये अपना फ़ोन, अपना क्या कहते हैं, नेटवर्क, अलग अलग मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क, ये जो कंपनियां हैं डाटा नेटवर्क की, उनमें सब में कंपटीशन है, सब में होड़ है, सब अपने आप के अपने पैर पसारना चाहते हैं। और वो हर आदमी तक जो उन्होंने पहुँच बनाने की जो लड़ाई और जंग छेड़ रखी है ना, हमारी सोसाइटी और हमारा समाज उनके बाजारवाद का शिकार हो गया। और अब 2 संस्कृतियों का टकराव होने लग रहा है। एक तो उससे पहले की, सन 2000 से पहले की जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, और एक उसके बाद की, और ये जो बाद वाली है ये उसके ऊपर हावी हो रखी है। फिर
जो हमारे बुजुर्ग या जो बुजुर्गों के बाद या हमसे पहले की जो जनरेशन थी, जो अधेड़ उम्र में जो हमारे समाज के जो लोग हैं, वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। और तालमेल क्यों नहीं बिठा पाए? तालमेल इसलिए नहीं बिठा पाए, एकदम से बहुत फास्ट हो गया सब कुछ, धीरे धीरे होता है तो तालमेल बैठ जाता है। एकदम से जो फास्ट मूव हुआ है ना सारा कुछ, तो तालमेल नहीं बिठा पाए और एज गैप हो गया। अब जो नई एज है वो उनको कुछ नहीं समझती। खासकर गांव देहात के परिवारों में माँ बाप क्वालिटी टाइम परिवार और बच्चों के साथ एक्सपेंड नहीं करते। इसमें भूमिका पेरेंटिंग और एजुकेशन दोनों की भी भूमिका पे यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई माँ बाप आज ये चाहे कि भाई मेरे को इस ट्रैप से, जैसा सारा कुछ सोसाइटी में चला हुआ है ढर्रा, अपने बच्चे को मतलब बचाना है इससे, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करेगा तो बच्चा उसकी पकड़ से और जकड़ से बाहर। अभी सरपंच साहब, यूएस ने, ये कल परसों के अखबार में ही था, और ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने तो सोशल मीडिया को बच्चों के लिए कंट्रोल कर दिया है कि इस लिमिट के बाद बच्चा जो है सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा। कुछ ने तो बंद ही कर दिया है और कुछ ने बहुत लिमिट कर दिया है और पेरेंट्स को एम्पावर कर दिया है कि आप लीगली बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि बाहर के देशों में अक्सर ये कहा जाता है ना कि वहाँ तो जो ना बच्चों के पास भी इतने राइट्स होते हैं, माँ बाप को भी नहीं, वो और फास्ट फूड को, दो चीज़ों को उन्होंने कहा है कि ये बर्बाद कर रही हैं हमारी पीढ़ी को, सोशल मीडिया एंड फास्ट फूड, जो पैकेट के फूड आते हैं। क्योंकि एक रिसर्च में पढ़ रहा, जो बात आप कहते हैं रिसर्च में पढ़ रहा था, उस रिसर्च में कहा गया है कि जो डिजिटल क्रांति का ना सब कुछ अंगूठे के नीचे आ गया है और वो रील कल्चर है, वो सेकंडों में उसको कोई इंस्टेंट कोई ग्रेटिफिकेशन मिल गया और उसके बाद फिर अगला अगला अगला, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये हो गया कि जैसे ये अंगूठे से रील चलते ना, जीवन भी अंगूठे से चलेगा। जो मैं चाहूँगा वो चाहिए उसको, माँ बाप की डांट नहीं चाहिए उसको, माँ बाप से ना नहीं सुननी उसको, जो कुछ उसके दिमाग में आता है वो इंस्टेंट चाहिए, अभी चाहिए और उसके मुताबिक चाहिए। अगर नहीं करता है फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो डिप्रेशन में आता है, वो फिर कई बार सुसाइड भी कर लेता है या वो गलत कंपनी में जाता है। जैसा आपने कहा, एक बार वो जो पौड़ी वाले गैंग में बैठने लग गया ना, जहाँ उसको चोसे आने शुरू हो जाते हैं, जो उनके शब्दावली, अगर मैं टेस्ट डेवलप हो जाता है, हुक्के में एकदम इंस्टेंट किक मिलती है उसको, और उसको फिर वहाँ वो सारा वो उन सभी हुक्के को भी मतलब एक कल्चर की तरह एस्टैब्लिश करने वाली एक गैंग तैयार होगी हरियाणा में। अब आप अपने महम में चले जाओ, जो चौबीसी का चबूतरा है ना, उस चौबीसी के चबूतरे के बाहर जो चौक है, गोल चक्कर है, वहां पे स्टेचू जो बनाया जाता है, वहां पे हुक्का खड़ा, बहुत बड़ा हुक्का खड़ा है। तो जब आप बताओ हुक्का कल्चर को आप ग्लोरीफाई करोगे और उसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बताओगे, तो वो चीजें क्यों नहीं फैलेंगी? मेरी दुनिया जहान के लोगों से और बड़े बड़े प्रधानों से बहस होती है, वो आके कहते हैं कि भाईचारे का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। फिर जब तुम अपनी बेटी को के लिए कोई रिश्ता देखने जाते हो तो वहां ये क्यों नहीं पूछते कि भाई जिसको हम ब्याहने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हाँ जो बटेऊ बनेगा हमारा, हुक्का पी हुआ है कि नहीं पी हुआ है? वहां क्यों नहीं अप्लाई करते भाई? आपके घर में जो बच्चा आपका पोता है, आप उसको हुक्का पीने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रहे? हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा तो हुक्का पिए ना, मेरा पोता तो हुक्का पीवे ना। उस हुक्के वाली मंडली में तो हमारे बालक बैठे ना, और वैसे हुक्का संस्कृति है। ये एक म्यान में दो तलवार कैसे? ये डबल स्टैंडर्ड कैसे भाई? तो हो क्या रहा है, हमारे जो लोग हैं ना, वे भी उसमें हैं, दुविधा में हैं कि वे चीज़ों को ठीक ठीक से समझ नहीं पा रहे और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि चीज़ें कितनी ठीक और कितनी गलत है। ओके से मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग याद आई, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ ना अपने टीकरी बॉर्डर पे, शंगू बॉर्डर पे, तो सरदार आए। हाँ। तो उस समय मतलब बहुत सारे ऐसे थे सरदार जो हुक्का नहीं पीते थे। तो 13 महीने बाद जब वो गए ना, बहुत सारे सरदार को हुक्का पीना इन्होंने सिखा दिया। संगत का असर तो होता ही है। कुछ चीजें सरदारों से भाई यहाँ के लोगों ने सीखी, कुछ चीजें यहाँ ये नहीं अपने वालों ने सीखी। जैसे वो रोटी बनाते हैं आदमी, उनका जो मैकेनिज्म है काम करने का, वो खुद सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। उनके तो हाथों में हुनर है, तो भाई तगड़े ये मान लो कि पकवान अपने हाथों से बना लेते हैं। और उनके तो घरों में कल्चर है
कि आज क्या बनेगा ये मेन्यू सुबह, शाम को क्या बनेगा मेन्यू सुबह डिसाइड हो जाता है। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ तो ऐसा रफ एंड टफ है कि जब खाने के लिए आगे बैठते हैं तब पूछते हैं कि भाई क्या बनाया जाएगा, मतलब क्या बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें अलग अलग हैं। और जिनकी बात आप कर रहे थे, स्क्रीन की बात, ये फोन को जैसे ऐसे स्लाइड अंगूठे करते के नीचे, हाँ। इसने हमारी जो स्क्रीन जो टाइमिंग है ना, जो हमारे पेशेंस है ना आजकल की जनरेशन के, वो पेशेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप मूवी आप अपने बच्चे को या किसी को, या आजकल की जो जनरेशन है टीनेज के, उनको नहीं दिखा सकते। उनको कंटेंट चाहिए बहुत शॉर्ट में, उनको हर 10 सेकंड में नई बात चाहिए, उनको हर 15, 20, 30 सेकंड में नया कंटेंट चाहिए, नई रील चाहिए। और वो उसको स्लाइड करे जाने लगे, स्क्रॉल करे जाने लग रहे हैं, फिर अगली स्लाइड, फिर अगली, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और होएंगी कैसे? यहाँ करोड़ों लोगों तो कंटेंट क्रिएटर लगे पड़े हैं दिन रात। हमारे तो प्रधानमंत्री जी उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो तो उनको ही कहते हैं कि भाई ठीक है, या तो हमारी सरकार की नीतियों का हिस्सा था कि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करें और ऐसे रील पे रील बनाएं। और मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री इन चीज़ों को इस ढंग से अप्रिशिएट करता हो तो आपको रह क्या जाएगा। हमारे बड़े बूढ़े ना ये कहते थे कि रात को सोने से पहले जो विचार आपका होगा वो पूरी रात चलेगा, और जो सुबह उठते ही पहला विचार आएगा ना, जो पहला काम करो, पूरा दिन आप पे हावी रहेगा। तो कहते थे कि राम का नाम लेके सो, और उठते ही राम का नाम मतलब भगवान का नाम लो, जिस भी रूप में आप जानकारी। लेकिन आजकल तो आखिरी मोबाइल का वो देख करके सोते हैं, और उठते ही आँख खोलने से पहले मोबाइल का ही करते हैं। मतलब ऐसे तक भी केस हैं कि बंदा अंगूठा स्क्रीन पे रहे सो जाता है। हकीकत बात, इतने हैबिचुअल हो रखे हैं। और स्क्रीन टाइम अपना मतलब बंदे को करना चाहिए कैलकुलेशन। ये बाथरूम में भी लेके जाते हैं मोबाइल को, बाथरूम में भी, सुबह भी। मैं तो अक्सर क्या करूँ, मजाक भी हम आपस में करते रहे कि सुबह के जितने गुड मॉर्निंग आते हैं ना, सारे टॉयलेट में बैठ के आते हैं। वो चलो वो खुशबू नहीं आती। हाँ, खुशबू तो चलो थोड़े दिन में वो भी आ जाने लगे। वो भी बंदा जहाँ बैठा है वो वहाँ की खुशबू भी साथ आ जाए। आप इसमें सत्संग भाई एक और देखो बात जी, जैसे हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगा है, मीठा भी लगा है। ठंडा गर्म यानी कि ठंडे के बाद एकदम से आप गर्म पी लो, सेंसिटिविटी। इस दिमाग की भी तो कोई सेंसिटिविटी होती होगी। आप एक रील देख रहे हो हंसी मजाक की, एकदम से नेक्स्ट रील आपने देख ली दुख भरी, उससे अगली देख ली आपने फिर कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल या टॉक या आध्यात्मिक, फिर पॉलिटिक्स की देख ली, और फिर कोई गंदगी आ गई, फिर कोई उसमें भद्दी गालियां देता लगा। क्या उसका इस पे असर नहीं पड़ता? उस पे इसका डिसीजन मेकिंग पावर जो हमारे दिमाग की जो है, और पेशेंस जो है वो घटते जाने लग रहे हैं। हमारे लोगों में पेशेंस खत्म हो चुके हैं। अब जिन देशों की बात आपने करी थी ना कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और इस तरह की एडवाइजरी क्या उन्होंने तो नियम बना दिया, एडवाइजरी नहीं, नियम बना दिया। हमारे तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि हमारे देश में कोई सरकार या कोई सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म ऐसा डेवलप होएगा कि वो अगले 50 साल में भी इस पे कोई काम करना चाहेगा। कोई काम ही नहीं करेंगे। नहीं, हमारे यहाँ बस देखो, आप अगर देखोगे टिकटॉक को इसलिए बैन करा गया क्योंकि वो चाइनीज ऐप थी। उसको बैन करने के पीछे जो मसला था वो चाइनीज होना था। सेम ऐप इंडियन बना लो, फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो डिसीजन होते हैं वो अपना ये देखा जाता है कि हमारे को पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे कैसे होंगे, लोगों को हम प्रभावित कैसे करेंगे। सरपंच साहब, हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस करती डिटेल में, अब बात करते हैं सोल्यूशन। आखिरकार अगर समस्या है तो सोल्यूशन भी कोई आसपास है, कोई दूर नहीं है। आखिरकार इसका हल क्या है? क्योंकि हल पे भी बातचीत होनी चाहिए। हल की मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। मेरे दिमाग में आई थी ये बात कि इसमें क्या हो सके। आज के दिन एक सौभाग्यशाली अभिभावक होना अपने आप में मैं उससे बड़ी अचीवमेंट मानता नहीं हूँ। और हमारे लोगों के दिमाग में ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा तरक्की, मतलब उसके एक अलग अलग तरह के पैमाने सेट कर दिए गए, माइंड सेट कर दिए गए बच्चों के भी। और ख़ासकर हमारा जो स्कूलिंग है ना, वो इतनी सिस्टम उसका इतना वर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम हमारा कि बस पूछो मत। तो आप अकेले उन पे डिपेंड मत रहो, उनकी तरफ नहीं, अपने बच्चों को आपको अलग से क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा जी। और अगर नहीं दोगे तो उसको फिर आपने भुगतने पड़ेंगे रिजल्ट। भाई जो हमारी कहावतें हैं, जो हमने कहावतें सुनी हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं कि बोया पेड़ तो बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो जब जिसकी जैसी परिवेश और जैसी उसकी परवरिश करी गई है बच्चे की, वो रिजल्ट तो वैसा ही तो देगा। उसकी उतनी गलती नहीं है।
उसको माहौल ही नहीं मिला, उसको कोई बताने वाला ही नहीं था। वो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जिस हिसाब की ऑब्जर्वेशन थी, वो वैसे ही अपना आउटपुट देने लग रहा है भाई। यहाँ अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत है। एक तो अपने बच्चे को होड़ और जो भाग दौड़ मची हुई है ना, सब उसका हिस्सा हो जाना चाहते हैं कि किसी को पीछे भी नहीं रहना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आपको ये तय करना पड़ेगा कि इस देश में मतलब कि नंबर, स्कोर, आपका भाई रैंक और आपका पैकेज, आप पैसा कितना कमाओगे, कितनी अच्छी पोस्ट पे जाओगे, कितना ज़्यादा कमा लो, ये जो एक टास्क और ये टारगेट दिमाग में फिट कर दिया, इससे आपको अपने बच्चे को निकालना पड़ेगा। करो, अचीव करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ को ना भूलो कि जीवन में हैप्पीनेस भी उतना ही ज़रूरी है। हैप्पीनेस पे हमारे देश में काम ही नहीं हो रहा, और उसी की वजह से हमारे देश में हैप्पीनेस नाम की चीज़ लोगों के जीवन में नहीं है, चाहे उसने कितना भी कमा लिया हो। कितने मतलब कि विभत्स घटना 2 दिन पहले की आपके भी संज्ञान में आई होगी, यमुनानगर की किसी गांव में एक सरपंच और का बेटा उन्होंने विदेश भेज रखा था। वो वहां से अपने परिवार को बिना बताए वापस आया है, आके जहाँ उनके पशु बंधे होते थे रात में वहाँ छुप गया है, और उसने इंतजार किया कि मेरी माँ यहाँ पे आएगी, और उसकी माँ जब अपने पशुओं को संभालने या उनका जो भाई अपना केयर टेकिंग जैसे भी करते हैं पशुओं की सुबह शाम, वो करने के लिए आई तो उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। उसकी माँ की डेड बॉडी पानी की खेड़ में पड़ी पाई। ये किस आदमी का जिक्र है? जो गाँव का सरपंच है। और उसने क्यों? क्योंकि वो जो बात आपने कही थी ना कि आजकल के बच्चे टोका टाकी पसंद नहीं करते, वो माँ और वो बाप दोनों अपने बच्चे के ऊपर टोका टाकी ज़्यादा करा करते। वो उनके कहने सुनने से बाहर था, उनकी मान्य नहीं करता। जब उन्होंने देखा कि भाई कहने सुनने से बाहर, उसको विदेश भी भेज दिया। चलो वो कैपेबल थे, विदेश भेज दिया, लेकिन विदेश भेजने से भी कौन सा उसके आगे बैरिकेड थोड़ी लग गया। वो देख लो ना, उसने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया कि वो बिना बताए आ करके अपनी ही खुद की माँ का उसने मर्डर। तो आप अपने बच्चों को बना क्या रहे हो? वो ज़ॉम्बी बनने लग रहे हैं, वो शैतान बनने लग रहे हैं, और उन शैतानों की जो परवरिश होने लग रही है वो बहुत अलग अलग उसके कारण या माध्यम हैं जहाँ से उनको एक गलत डायरेक्शन में उनको मतलब कि गाइड किया जाने लग रहा है। तो अभिभावकों की आज के दिन जिम्मेवारियां और भी ज़्यादा उनके कंधों पे भार बढ़ गया है कि वो पेरेंटिंग और अच्छे से करें। वो उन्हें तय करना पड़ेगा कि अपने बच्चे की संगत कैसी है। अपना बच्चा ज़्यादा भौतिकवाद की चपेट में तो नहीं आ गया है, दूसरों को ज़्यादा कॉपी तो नहीं करने लग रहा है। आपको उसकी लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि भाई हम क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम इतने से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, हमें अंबानी अडानी नहीं बनना है। गांव में कोई दूसरा लड़का, किसी जमींदार का, किसी साहूकार का बेटा अगर थार ले आया तो तन्ने उससे प्रभावित नहीं होना है। लेकिन सरपंच साहब, कहना तो आसान है, प्रभावित तो बच्चा होगा ही ना। अगर एक 17, 18, 19 साल का बच्चा अगर उसका दोस्त लिया थार और उसको वो घुमाएगा और उसको जो फील आएगी, तो बच्चा आए तो देखो, बच्चा है वो तो उस उम्र में अगर फील नहीं आएगी तो फिर आएगी कब? तो कहीं ना कहीं वो एक लाइन तो है ना जहाँ उसको डिसाइड करना पड़ेगा, बस इससे आगे नहीं। चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मामला हो, चाहे वो किसी भी और तरह का ऐश करने का मामला। जैसे मेरा बेटा है, मैं मेरे बेटे के साथ बैठता हूँ और मेरे मोबाइल फ़ोन में वीडियो के 2 फोल्डर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वीडियो से भरा पड़ा है। मैं उसको बिठा के दिखाता हूँ कि ये नेगेटिव एनर्जी वाला है और ये पॉजिटिव एनर्जी वाला है। आप उनको सिखाओ, आप आंखें बंद ना करो उसको ये कहना कि इनको देखना तो है, दुनिया में गलत क्या हो रहा है देखना तो है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। और अच्छी अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं वो आप अपने अंदर, अपने हुनर में अपने अंदर काबिलियत लेकर के आओ। काबिलियत कभी मरने वाली नहीं है। आप अगर नीरे पैसे के दम पे चलोगे, मतलब ये चीज़ें जब आप उनको समझाते चलोगे। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बुलेट का आविष्कार किसी ने किया, कंपनी कोई है, मालिक कहीं का है, और दुनिया जान की बुलेट अगर इतनी कोई यूनिक ऐसी कोई चीज़ होती ना, धरती पे ऑर्डिनरी होती, तो वो क्यों बेचता किसी को? वो नहीं कहता मैं नहीं बेचूंगा, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। वो इसलिए बेचने लग रहा है कि नॉर्मल चीज़ है, वो कोई खास वो नहीं है। लेकिन हमारे लोग बुलेट बनाई किसी ने और उसको पटाखा बजा के उसका ये सोचते हैं हमारे बच्चे कि हमने कोई कमाल का मतलब कि आविष्कार कर दिया या कोई नया काम कर दिया, कोई अचीवमेंट कर डाली। तो ये जब तक बातें आप अपने बच्चों के साथ नहीं करोगे, आप उनके साथ टॉकेटिव नहीं होगे, आप उनके साथ संवाद नहीं करोगे, उनके साथ एक गैप बना करके रखोगे, तो आपकी क्यों मानेंगे? क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू करें। मैं 2 दिन पहले
2 दिन पहले क्या, कल ही मैं कुरुक्षेत्र में था, प्रीतिका बहन के पास। उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि उनके दादा अखबार पढ़ा करते, तो पूरे अखबार को पढ़ा करते हो, उस अखबार में से ये देख लिया करते फिल्टर करके कि इस अखबार में मेरी पोती के लिए पढ़ने के लिए क्या अच्छी चीज़ है, वो उसको हाईलाइट कर दिया करते पेन से, ये अंडरलाइन कर दिया करते, और वो ये कहा करते कि बेटा इसको पढ़ो। अब ये कल्चर हमारे लोग भी तो फॉलो कर सकते हैं ना। अखबार हमारे घरों में भी आता है, बहुत सस्ती चीज है अखबार, जिस हिसाब से उसकी प्रिंटिंग और इतने पेज उसके यहाँ कर, उसके मूल्य अगर देखोगे तो बहुत सस्ती चीज है, हमारे घरों में आता है। उससे गैप बना रखा है। हमारे जो स्क्रीन टाइम तो हमारा बढ़ गया, रीडिंग टाइम कहाँ गया, हमारा रीडिंग टाइम खत्म हो गया, पेशेंस बचे नहीं है जी। अच्छा, एक हम ना साइलेंट जोन में हम कभी जाते नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट आपकी वीडियो के अपने इस चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा, जितने भी साथी देख रहे हैं वो खुद भी और अपने बच्चों के लिए भी अपने परिवार में एक साइलेंट जोन बनाओ, और या एक पूरे 24 घंटे में से कुछ टाइम मतलब सारा परिवार डिस्कस करके बनाओ कि इतने टाइम हम मौन रहेंगे। मौन में बड़ी ताकत है। मौन से बंदे का पेशेंस जनरेट होते हैं, विल पावर बढ़ती है, और वो दुनिया को और अच्छा और बेहतरी से समझता है। वो टाइम वो खुद के साथ बिताता है। पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस। आप उनके साथ बैठो और उनको क्वालिटी टाइम दो। जब ये जो जिसको जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम देगा ना, वो उसकी उतनी मानेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको गांठ बांध लो, बात खत्म सारी। अगर किसी का बच्चा नहीं मान रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपसे ज्यादा क्वालिटी टाइम उसको किसी और ने दे दिया जी। वो चाहे अक्षय कुमार ने दे दिया, चाहे सलमान खान ने दे दिया, या बिग बॉस ने दे दिया। बिग बॉस का अगर उसने 3-4 घंटे तक वो हैबिचुअल हो गया, वो बिग बॉस देखता है, या वो मासूम शर्मा को सुनता है, या वो अपना ढंड अन्योली वाला को सुनता है, या किसी और सिंगर उसका कोई फेवरेट है, वो वर्चुअल कनेक्ट है उसके साथ, और वो उसके साथ ज्यादा कनेक्ट है और आपके साथ कम कनेक्ट है, तो वो आपकी नहीं मानेगा, वो उसकी मानेगा जी। अब माँ बाप को अपने बच्चों के साथ खुद कनेक्ट होना पड़ेगा उनके साथ। और माँ बाप कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सब आपाधापी में घुसे हुए हैं, सब बहुत ज्यादा अनाप शनाप अथा पैसा कमाने के लिए अंधे हो गए दौड़े जा रहे हैं। ठीक बात है, क्योंकि वो ना वो रील से प्रभावित इसलिए क्योंकि रियल लाइफ में कोई उसके साथ नहीं है, उसके हाँ उसके इमोशंस, उसकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं करा। सरपंच साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आऊँगा। ये जो आप बता रहे हो ना, एक और बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है, हमारे बच्चों से संबंधित ही है। आजकल ना हरियाणा में भी एक कल्चर बना हुआ है लड़के लड़कियों को विदेश भेजने का, चाहे यूके हो, चाहे कहीं कोई सा देश हो ना। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग अलग अलग सोर्सेज से बातें सुनने को आती हैं कि बहुत सारे माँ बाप जिनका ब्योत नहीं होता अपने बच्चे को जैसे तैसे करके लड़कियों को वहाँ भेज देते पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद उनका सपोर्ट करने, उनको ये लगता है एक बार वो यूके चली गई, एक बार वो कहीं दूसरे देश में चली गई, उसके बाद तो बस ये मानो कि वो अपने आप ही डॉलर पाउंड अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, वहाँ भी उसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा और वहाँ भी आपको फंड्स जुटाने पड़ेंगे, टाइम लगेगा उसको एस्टेब्लिश होने में, लेकिन वहाँ वो स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके पास कोई बैकअप नहीं होता, तो वो बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन तक बिल्कुल मतलब तो इस कनाडा से भी रिपोर्ट आई है, इस लेवल पे चले जाते हैं और वो वापस जा नहीं सकते क्योंकि माँ बाप ने ज़मीन बेच करके भेजा है, उनकी उम्मीदें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो बेचारे जो लड़के हैं ना वो ट्रैप में फंस गई है। और एक बार ट्रैप में फंस गई और इजी मनी मिलना शुरू हो गया, फिर सभी अलग अलग तरीके से रिस्पोंड करते हैं। इस पे भी थोड़ा सा आपने बड़ी गंभीर मतलब विषय को टच कर दिया। बस मैं एक बात कहूँगा कि आपने कहा कि कल्चर, मैं इसको कल्चर नहीं कहूँगा, मैं इसको संक्रमण कहूँगा। और हमारे हरियाणा में तो 1000 किस्से तो ऐसे हैं कि अपनी पुश्तों की पुश्तैनी ज़मीन ने बेच करके 1-1 एकड़ ज़मीन बेच दी, 40-50 लाख रुपए में बेच दी और चला गया। वहाँ से डेड बॉडी आई है, परिवार में से ज़मीन भी गई, बच्चा भी गया। आप ये देखो कि आपका जब आप जितना अपने घर से दूर जाते हो आपका उतना ही रिस्क बढ़ता चला जाता है। वो फॉर्मूला आपके यहाँ भी अप्लाई होता है और वो धरती पे हर जगह अप्लाई होता है।
अगर कोई बंदा गांव में ड्यूटी करता है तो क्या रिस्क है? कुछ भी रिस्क नहीं है। लेकिन वो रोहतक में आएगा तो रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो कितने चौक पार करके जाएगा। अब वो दिल्ली जाएगा तो रिस्क और भी बढ़ेगा, उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और सारी चीज़ें। फिर वो परिवार से दूर है, वो टाइम पे क्या पता रात को टाइम पे घर आए ना आए, बच्चों को क्वालिटी टाइम दे पाए कि नहीं पाए। मेरी नॉलेज में तो ऐसे ऐसे केस हैं कि ज़मीनें बेच के डोंकी मार के विदेश में चला गया, शादी हो रखी है, यहाँ बच्चा भी हो गया, 4-4 5-5 साल से दूर है। क्या करोगे ऐसे पैसे का? अगर आप अपने बच्चे के जो लाड उसको चाहिए होते हैं, जो अपने पिता का जो स्पर्श, जो अटैचमेंट, जो नज़दीकियाँ, वो उसको कब मिलेगा भाई? बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल से बापू दूर है। वो जो यौवन है आपकी पत्नी का और जो आपका यौवन है, उस यौवन के पीक टाइम में जब आप दोनों पति पत्नी अलग अलग हैं, क्या करोगे उस पैसे का? और आप जमीन बेच करके गए हो। इससे भयंकर मैं संक्रमण में मानता नहीं हूं। और ये जो दिमाग में सेट कर दी गई कि बाहर जाके कमाना है, इस धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आप लायक नहीं हो, आप काबिल नहीं हो, आपके हाथ में हुनर नहीं है, तो सबका शोषण के अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। हर तरह का शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, हर तरह का शोषण करते हैं लोग। कोई भी धरती और किससे है ऐसे? अपने इंडिया की एक लड़की को मेरे ख्याल से ओमान में या कौन से देश में फांसी तोड़ने की वो होगी थी पिछले दिनों। फांसी उसको क्यों तोड़ा जाने लग रहा था? क्योंकि उसने अपने जो डॉक्टर या उन्होंने कोई हॉस्पिटल वगैरह किया था, तो वहाँ का जो बंदा था जिसके साथ वो किया था, उसने उसका मर्डर कर दिया था। मर्डर इसलिए कर दिया था, उसका यौन शोषण किया करता, उसके साथ जबरदस्ती किया करता था। तो आप अगर अपने घर से जितना दूर जाते हो, तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हो, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर रखी हो, आपको नॉलेज हो, उन लोगों को आपकी नीड हो, वो गिड़गिड़ा करके आपको बुलाने लग रहे हो तो आप जाओ, स्किल बेस्ड। हाँ, अदरवाइज आप मत जाओ। और हमारी तो संस्कृति क्या रही है? हमारी संस्कृति, हमारे तो तुलसीदास ये कह के गए हैं, आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में। कि चाहे सोना बरसता हो, वहां नहीं जाना जहां आदमी आपको बुला करके खुश नहीं। तुम वहां जाने लग रहे हो जो आपको वीजा नहीं दे रहा है, तुम चोरी चोरी घुसने लग रहे हो, वो तुम्हारे को डिपोर्ट करने लग रहे हो, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध करके तुम्हारे को वापस कीड़े मकोड़ों की तरह पटकने लग रहे हैं। तो ये संक्रमण है, इस सोच से हमारे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और हम उस धरती से और उस संस्कृति से आते हैं जो ये कहती है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, कि जननी अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हमारे जो साहित्यकार, हमारे जो कवि, हमारे जो चले गए, और हमारा जो लिटरेचर हमारे को क्या कहता है? हमारा लिटरेचर, हम अपने लिटरेचर की तो सुनते ही नहीं है। हम भौतिक चकाचौंध के ट्रैप में फंस गए हैं और हमारे को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। अपने परिवारों के पुश्तों से जो हमारी ज़मीनें एसेट्स के रूप में हमारे पास थी, बेशकीमती एसेट्स हमारे पास थे, उसको ठोकर मार के आप क्या कंकड़ इकट्ठा करने गए हो? तो इससे हमारे में तो जहाँ तक भी हमारे आपकी माध्यम से आप बात जाए ना, अपने बच्चों को कहीं मत भेजो, अपने साथ रखो, यहाँ मेहनत करो, अपने खर्चे घटाओ। खर्चे ज़्यादा बढ़ा लिए लोगों ने, खर्चे अनावश्यक बढ़ा दिए। शादी करते हैं 20-20 30-30 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं। मैंने ऐसी ऐसी शादियाँ देखी, घर का जुगाड़ नहीं, 1 लाख रुपए के तो बम फटाके फोड़ दिए, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए। जब मैं 5 साल गांव का सरपंच रहा, रोहतक सरपंच एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, मेरी लोगों के साथ मतलब कि भाई हरियाणा में लोग जानते हैं, बुलाते हैं, मैं जाता हूं, मेरे पास तो 20,000 रुपये का फ़ोन है। और मेरे से आधी उम्र के बच्चे जिनको गांव में ठीक से ये नहीं पता कि वो किसका बालक है, वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम इससे करते क्या हो? बता ही नहीं पाते कि हम करते तो क्या। मैं सरपंच साहब, मैं तो BBC के लिए करके, मेरे पास जो फ़ोन है वो 38,000 का है फ़ोन, और मैंने उससे BBC लेवल की डॉक्यूमेंट्री बनाई, कई साल काम किया। मेरे पास तो वो फ़ोन है। और जब मैं गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके पास iPhone है, उनके पास करते क्या हो? बस ये रील देखते हैं। कुछ नहीं, रील में एक स्टेटस सिंबल बना दिया, थार, स्कॉर्पियो, बुलेट, आईफोन, महंगे जूते, महंगे कपड़े, और है क्या? फिर तो परिणाम तो जो आ रहे हैं। आप अगर पूछे कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने लोगों के टच में हैं, कितने लोगों से मिलते हैं? अब फिर गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चाहिए। गाड़ियाँ तो है, जाना कहाँ है? जाना कहीं नहीं, फुकरी मारनी है। चंडीगढ़ में गेड़ी रूट बताओ है। हाँ, गेड़ी रूट है। गेड़ी रूट कमाल है। गेड़ी मार खतरे के रूट का नाम टेक दिया, जिस पे गेड़ी मारते हैं।
बेमतलब में गेड़ी मारते हो और इसको बोर मानने जावा है। इसको तो बहुत तो कहने का भाव पता क्या है कि हम एक अलग तरह की वाहियात सी और संस्कृति ने जन्म ले लिया है। उस संस्कृति से जिसने अपने अपने बच्चों को बचा लिया, वे जिंदाबाद हैं, वे खुश रहेंगे, उन घरों में हैप्पीनेस, उन घरों में सदा बहार रहेगी और वो घर तरक्की करेंगे। उनके घरों के ऊपर कभी भी कोई आपदा विपदा नहीं आने वाली। चौकस होकर के रहना है। जी सरपंच साहब, पिछले दिनों ना बालिंदर कुंडू यहाँ आए थे, जो कि न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हैं। टिटोली गांव से हैं। टिटोली गांव से हैं और बहुत ही पिछले शायद 40 साल से वो बाहर हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसके साथ में क्योंकि लंबा पॉडकास्ट होता था, उन्होंने कहा कि लड़कियों के मामले में ये बातचीत मेरी उनसे हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई बच्चों को, लड़कियों को भी खास करके ग्रेजुएशन अगर आपको भेजना ही है तो ग्रेजुएशन के बाद भेजे, तब तक बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, समझ जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ग्रेजुएशन वहाँ बहुत महंगी है और उसके बाद ना नौकरी मिलती। तो ग्रेजुएशन इंडिया से करो, बच्चे को भेजना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेजो, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जस्ट नौकरी मिल जाती है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, उसकी समझ में परिपक्वता आ जाती है, अच्छे बुरे का डिफरेंस कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के लिए +2 के बाद मुंह उठा के बच्चों को ना भेजें, क्योंकि इतना आपने खर्चा कर दिया, फिर जब 12 की ग्रेजुएशन तो करवा दिया, अब आगे फिर आपको पीजी करवानी है, तो तब तक माँ बाप टूट चुका होता है और उस उम्र में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे के बहकने के। और बाकी सारी कहानी तो मैं इसी से कनेक्ट करते हुए बात को थोड़े सी और बढ़ाता हूँ। पैरों पे खड़े होने के बाद बच्चों को ब्याहेंगे, ये जो टैगलाइन दिमाग में बैठा दी गई, इससे भी बाहर हमारी सोसाइटी को निकलना पड़ेगा। जो प्रकृति ने ढांचा शरीर का बना दिया कि भाई बच्चे की उम्र परिपक्व शादी होने की क्या होती है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज और छेड़खानी क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, लेकिन ये पूछते तो छोरा करे की है, छोरा करे की है, छोरी करे की है, तो आपकी जोड़ी बन जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं और आप टाइम से सारी चीजें कर सको हो। अगर आपकी जोड़ी बनती है, आप उनको टाइम से ब्याहने की कोशिश करो। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस वो ऐसी होती है ना कि भाई मुझे तो फला क्वालिटीज चाहिए, जहाँ इतनी सारी आप कंडीशन लगा देते हो, फिर वहाँ तो दिक्कत आएगी। नहीं, कंडीशन उससे भी बाहर निकलना चाहिए। आप बच्चे का कमाता क्या है ये नहीं, आप बच्चा लायक कितना ये देखो, आपकी ऑब्जर्वेशन हो उसकी, भाई उसके अंदर एटिकेट्स कितने हैं, वो कितना, उसके एथिक्स कैसे हैं, वो कितना संस्कारवान है, वो नशे में देखो। लड़की तो सोच के आती है कि मुझे तो माँ बाप के साथ, इन लॉज के साथ रहना है, नहीं अलग से शहर में फ्लैट लेके घर लेके रहना है, सोच ही यहीं से लेके आती है। वो गलत है ना, वो गलत डाल दी गई ना। मैं पिछले दिनों खूब चर्चा इस बात के ऊपर चली, हिंदुस्तान में जो सनसनी सेलिब्रिटी जो रही है ना, खासकर खेलों से देख लो, खेल तो पॉजिटिव एनर्जी से भरे पड़े रहते हैं। मैरी कॉम हैं, आपकी साइना नेहवाल हैं, एक टाइम पे जिनकी वर्ल्ड वाइड जिनकी तूती बोली सानिया मिर्जा हैं, अपने रोहतक के केस हैं दीपक हुड्डा, स्वीटी बूरा, तो जिन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं, जिनको अर्जुन अवार्ड तक राष्ट्रपति जी के हाथों से मिले हैं। साइना नेहवाल जैसी सेलिब्रिटी जो अंबानी के परिवार में बेटे की शादी है तो वहां भी वो गेस्ट, उनको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। तो वो उन लोगों की भी मतलब डिस्टर्बेंस है रिश्तों में। तो सक्सेस तो कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, पैसा कमाता है क्या, ये ऐसा नहीं है। आपको क्या, आप देखो बच्चे का कैरेक्टर, मेरी नज़र में तो सबसे पहला क्या है कि भाई बच्चा शराब ना पीता हो। इसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लड़की के रिश्ते के लिए ये शर्त मानता हूँ, वाहियात ना हो, फुकरा ना हो, है उसको दुनियादारी की ऊंच नीच की, छोटे बड़े की समझ हो। तो ये चीज़ें प्रायोरिटी पे आनी चाहिए और लायक हो, पढ़ा लिखा हो और दुनिया को समझता हो, तो कोई भूखा नहीं मरता यहाँ पे। मैं बताऊँ आपके शहर में, मैं ऐसी गोलगप्पे की रेहड़ी वाले दिखा दूंगा, महीने के 50,000 रुपये कमावा है। बिल्कुल। और 50 और अभी एक अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप रोहतक में लगी थी 4-5 दिन पहले, और शायद अब भी कोई और लगी हो। फाइन आर्ट के वहाँ पे टीचर आए हुए थे, 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये सैलरी। और सरकारी विभाग में वो जो मेरे ख्याल से वो कौन से थे, ये जो गेस्ट टीचर कह रहे उस टाइप से वो अपना फाइन आर्ट के। तो कहने का भाव मेरा पता है क्या है, जो नौकरी की तरफ जब आप जाते हो ना, ये नौकरी वोकरी का भी हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ नहीं, नौकरी ना करी, अपने काम करो, अपने हाथों में हुनर डाल लो, स्किल आपको नॉलेज होनी चाहिए। अपने बच्चों को 10वीं 12वीं तक की जो बेसिक जो एजुकेशन है ना, वो उनको रियल में पढ़ाओ, रट्टा नहीं। अगर आप उनको रियल में पढ़ाओगे, दुनियादारी दिखाओगे, समझाओगे, तो वो चीज़ें कर लेंगे।
और अगर इस फ़ोन का यूटिलाइज ही करना है तो इंटरनेट का एक्सेस आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके पास है। अपने बच्चों को दिखाओ कि दुनिया जहान में कितना क्या कुछ बेहतरी से होने लग रहा है, कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आप काम कर सकते हो, कुछ भी कर लो इस धरती के ऊपर। जी सरपंच साहब, वैसे तो सही मायने में तो अपने दोनों का इंजन जो है ना शुरू तो अब हुआ है हम अगले 1 घंटा और बात कर सकते हैं, पर खैर हाँ। हर चीज़ को समय में बांधना बहुत ज़रूरी है। तो सरपंच साहब वाकई में हमने शुरुआत की सामाजिक बातों से, फिर अलग अलग विषयों पे है, हम विदेश भी पहुंच गए, हमने समस्याओं की बात की, सॉल्यूशंस की बातचीत की, और युवाओं की बात की, बुज़ुर्गों की बात की, अपने खेत खलिहानों की बात की, और हमारे जो आइकॉन्स हैं उनके बारे में बातचीत की, बहुत सारे विषयों पे आज बातचीत की है। तो मैं इस पॉडकास्ट का जो है ना जो टाइटल देने वाला हूँ कि 1 घंटा सुमित मकड़ोली नॉन स्टॉप जो है ना, आप थोड़ा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस के बारे में भी कहा कि भाई रील कल्चर तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लगा के इसको आप सुनना जरूर आपके लिए। लेकिन पेशेंस के साथ सुनना तो आप लास्ट में करने लग रहे हो, बात तो शुरू में रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी आपने। नहीं देखो जो वीडियो बिल्कुल एंड वाली आपने तब कोई नहीं, इसको शुरू में लगा देंगे, इसको शुरू में लगा देना। जी सुमित भाई, आपने समय दिया, आपको बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार।